Greetings everyone, my name is KS Ippak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल्स we will be discussing today. So the first article is on the section 124A of IPC. So यहाँ पर जो सेडिशन लॉ है, सेडिशन लॉ पर बात करेंगे, रिलेटेड प्रोविजंस पे बात करेंगे, क्या क्या फ्लॉज हैं, इश्यूज क्या है, रिसेंट जजमेंट्स क्या हैं, all these things we will be seeing in our first article. The second one is regarding the मनरेगा स्कीम. So यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे. मनरेगा स्कीम होता क्या है, क्यों लाया गया था, क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं, इश्यूज क्या है, ओवर द इयर्स क्या क्या जजमेंट्स हुए हैं, रिकमेंडेशंस क्या हैं, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर सेकंड आर्टिकल. द थर्ड वन इज रिगार्डिंग द 2 days कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहां पर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज का कॉन्फ्रेंस है. सो उस पर बात करेंगे. इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज कौन होते हैं, क्यों कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया जा रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है, ऑल दिस थिंग्स वुड बी इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth one is regarding the genetically modified mustard. So यहाँ पर बात करेंगे GM mustard है क्या, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसमें कौन से एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, what is the process of getting licenses for those genetic modifications, all these things we'll be seeing in our fourth article. And the fifth one is regarding the RBI's digital rupee. So बात करेंगे कैसे digital rupee is related to cryptocurrency, fiat currency क्या होता है, what is the difference between fiat currency and digital currency, all these nuances we'll be seeing in our fifth article. And as usual, the sixth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is regarding the sedition law. अब यहाँ पर जो डिबेट है between the Supreme Court and the government, जो अंडरलाइंग इशू है that is the sedition law. और सेडिशन से लॉ से रिलेटेड एक प्रोविजन हमारे पास आईपीसी में, that provision is known as section 124A of IPC. So section 124 of IPC में ये कहा गया है कि whosoever by word either spoken or written or by signs or by other visible representation अगर attempt करता है या लाता है what contempt or excites or attempt to excite disaffection towards the government established by law. Now the key word here is a disaffection towards the government established by law. अगर कोई भी disaffection लाने की कोशिश करते हैं या लाते हैं in whichever way, either आप कह रहे हो या represent कर रहे हो या draw कर रहे हो, sign कर रहे हो, whichever way it may be, then the person may be punished. So that is given in the section 124A of IPC. But the tag word here is disaffection towards the government. Disaffection towards the government का मतलब क्या? Disaffection to the government also includes disloyalty as well as feeling of enmity. अब यहाँ पर because this disaffection to the government is very broad, यहाँ पर आप काफ़ी सारे चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो. क्या गवर्नमेंट के खिलाफ जाना disaffection कॉज करेगा? So this is giving a wide scope of misuse. misuse करने के स्कोप प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए ही सेक्शन 124A of IPC काफ़ी बार मिसयूज किए जाते हैं. अगर लोग हिस्ट्री की बात करें, जब आईपीसी बना दिया गया था इन द ईयर 1860, सो इट वाज नॉट देयर. सेक्शन जो सेडिशन जो है, सेडिशन की जो क्लॉज है सेक्शन 124A, दैट वाज नॉट देयर इन द आईपीसी व्हेन इट वाज ब्रॉट इन द ईयर 1860. इसके बाद 10 साल बाद ये कहकर हमने इंट्रोड्यूस किया सेडिशन के एस्पेक्ट को आईपीसी में, दैट इट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ओरिजिनल आईपीसी बाय मिस्टेक. तो हम लोग ने गलती से ओरिजिनल आईपीसी में इंट्रोड्यूस नहीं किया और इसे कहकर 10 साल बाद इन्होंने आईपीसी में, या जब 1860 के बाद जो 1870 में उन्होंने सेडिशन लॉ की जो क्लॉज है उसे आईपीसी में ऐड किया. इसके बाद दिस लॉ जहां से हम लोग ने निकाला, दैट इज द कॉलोनियल एरा. कॉलोनियल एरा में जो यूके की जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे, वहां से वी हैव टेकन दिस आईपीसी एस्पेक्ट. बट यूके ने ही इन लेटर ईयर्स इन द ईयर 2009 दे हैव रिपील्ड लॉ. तो जहां से हम लोग ने लिया, दे हैव रिपील्ड दिस लॉ इन द ईयर 2009 इटसेल्फ, बट स्टिल वी आर यूजिंग दिस लॉ. Another year is the independence. इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स, नेशनलिस्ट लीडर्स जब कोशिश कर रहे थे, पिटिशन फाइल कर रहे थे, देन दिस लॉ वाज यूज्ड टू सप्रेस देयर वॉइस. सो इट वाज यूज्ड टू सप्रेस देयर वॉइस, डिमांड्स एंड अदर फॉर्म ऑफ फ्रीडम्स. देन जब इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, तो काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल KM मुंशी जी वाज क्वाइट एडमेंट कि सेडिशन जैसे फ्लॉज जो हैं वो संविधान में होने नहीं चाहिए, संविधान से हमें निकालना है. एंड दैट इज वाई सेडिशन वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1948. बट इवन दो सेडिशन के जो फ्लॉज हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो संविधान से हम लोग निकाल दिए, बट इट इज स्टिल देयर इन द आईपीसी. और इसीलिए क्योंकि आईपीसी में वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ मिसयूज, और इसी के कारण काफ़ी बार मिसयूज होते हैं और काफ़ी सारे एलिगेशंस लगते हैं सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के ऊपर. विद दैट क्लैरिटी अब देखते हैं क्या है इसके सिग्निफिकेंस. सो द फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस क्लॉ इज दैट इट इज प्रोवाइडिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन.
जो हर सिटीजन के पास जो फंडामेंटल राइट है, दैट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, जो कि प्रोवाइड किया गया है बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 2, दिस इज प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। वहां पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड यहां पर हम लोग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। जब प्रोवाइड कर रहे हैं व्हेन वी आर हैविंग और वी आर ट्राइंग टू प्रोवोक एंड डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो कि लॉ से एस्टैब्लिश हो। इट इज नॉट लाइक इट इज एन टायरनी। जब जो गवर्नमेंट जो कि लॉ से एस्टैब्लिश है, ओनली दोज गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई डिसअफेक्शन होता है, देन वी यूजिंग दिस प्रोविजन। दैट मीन्स यहां पर हम लोग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्योंकि हम लोग डिसअफेक्शन को रोक रहे हैं, दैट मीन्स वी आर मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। बट जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ इट्स वाइड मीनिंग, बिकॉज ऑफ दिस लिबरल मीनिंग, काफी सारे इश्यूज भी हैं। द फर्स्ट इशू इज इट इज एन रिलिक ऑफ कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो चाहते थे कि वहाँ के जो लोकल पर्सन्स हैं वो अपने आवाज़ ना उठा पाए, वो फ्रीडम फाइटर्स जैसे इश्यूज ना क्रिएट पाए, वो पिटिशंस फाइल ना कर पाए, और इसीलिए ही उन्हें एक डार्कोनियन लॉ चाहिए था जो कि सप्रेस करते उनकी आवाज़, एंड दैट डार्कोनियन लॉ, दैट डार्कोनियन प्रोविजन वाज सेक्शन 124A ऑफ IPC। अब जब इंडिया इज एन डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज एन सॉवरेन कंट्री, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो हमें सिमिलर लॉज की जरूरत नहीं है। द सेकेंड इशू इज स्टैंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसे हमने डिस्कस किया, जब इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, वहां पर के मुंशी जैसे काफ़ी एक्सपर्ट्स चाहते नहीं थे कि सेडिशन जैसे जो क्लॉज हैं वो संविधान में रहे, और इसीलिए हमने संविधान से निकाल दिया, हम वी हैव ड्रॉप्ड सेडिशन फ्रॉम द एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमने संविधान से निकाल दिया, व्हाई इज सच सिमिलर प्रोविजन इन द IPC? दैट इज द नेक्स्ट इशू। Third aspect is it is disregarding the Supreme Court's judgment. Supreme Court ने in the case of केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन द 1960 उन्होंने कहा कि ये जो क्लॉज हैं, ये जो प्रोविजन है ऑफ दिस सेडिशन शुड ओनली इन्वॉल्व दोज एक्ट्स जो कि इन्वॉल्व करते हैं इंटेंशन या टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एकेडमिशियंस के खिलाफ, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ हमें ये प्रोविजन यूज नहीं करना है, पर इसके बावजूद भी हम लोग यूज करते हैं। सो इट इज गोइंग अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अनदर इशू इज दैट इट इज रिप्रेसिंग द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री और सिटीजन्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 2, और इसके बावजूद भी सच एंड provision of this section 124A is going against this freedom of speech and expression, so it is repressing the democratic values. अब देखते हैं कौन से हैं इसके recent developments। अगर recent developments की बात करें, in the February 2021 सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया था पॉलिटिकल लीडर्स एंड 6 सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम अरेस्ट, जो कि जिनके खिलाफ सेक्शन 124A ऑफ IPC लगा दिया गया था। इसके बाद in year 2021 again in June 2021 Supreme Court protected 2 Telugu news channels also जिनके ऊपर section 124A of IPC लगा दिया गया था by the Andhra Pradesh government. Then in July 2021 एक petition दायर हुआ in the Supreme Court जिन्होंने जो सॉर्ट किया कि रीलुक करें, वापस रिविजिट करें कि ऐसे जैसे जो कॉलोनियल एरा हैं वो क्यों हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द इयर्स काफी स्टडी किए, एंड सुप्रीम कोर्ट केम अप एंड दे टोल्ड दैट सच एन स्टैट्यूट जो कि क्रिमिनलाइज करते हैं एक्सप्रेशन, किसके बेसिस पर? अनकॉन्स्टिट्यूशनली वेग डेफिनेशंस ऑफ डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट के बेसिस पर, जहां पर आप क्रिमिनलाइज करते हो। इस तरीके के जो लॉज हैं दे आर हैविंग एन चिलिंग इफेक्ट ऑन द स्पीच। दैट इज समथिंग द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड इन द जुलाई 2021। इसके बाद एज ऑफ नवंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट एज नाउ हैज टोल्ड द सेंटर नॉट टू रजिस्टर एनी फ्रेश FIRs अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC till an order comes in. So these are the major judgments regarding the 124A of IPC. अब क्वेश्चन ये है कि क्यों इतना ज़्यादा हैवॉक है, क्यों इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है? सो लेट्स सी द प्रेजेंट सिनेरियो, द रियलिटी। अगर आप रियलिटी की बात करें, सो ओवर द इयर्स सेडिशन जो केसेस हैं दे हैव इंक्रीज। 2018 में 70 था, देन 2019 93 केसेस, 2020 में 73 केसेस जो हैं वो फाइल किए गए थे। इन केसेस जो हैं जो कि ओवर द इयर्स बढ़ रहे हैं, उनमें भी काफ़ी सारे पेंडेंसी हैं। फॉर एग्जांपल 82% ऑफ पेंडेंसी वाज देयर विद रेस्पेक्ट टू द पुलिस, और 95% ऑफ द पेंडेंसी वाज विद रेस्पेक्ट टू द कोर्ट।
सो वहाँ पर केसेस भी हम लोग ज़्यादा लगा रहे हैं और वहाँ पर पेंडेंसी भी है। और ओवर द ईयर स्टेट वाइज बात करें सो मणिपुर में सबसे ज़्यादा केसेस लगाते हैं देन आसाम एंड कर्नाटका। सो यहाँ पर हम लोग केसेस जो हैं एलिगेशंस भी लगा रहे हैं, जहाँ पर सेडिशन लॉज जो हैं वो चार्जशीट में फाइल कर रहे हैं और ओवर द ईयर्स यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो बढ़े ही हैं। पर इसके बावजूद भी जो कन्विक्शन रेट है, कन्विक्शन रेट इज क्वाइट लो। अगर कन्विक्शन रेट की बात करें 2019 में द कन्विक्शन रेट इज अराउंड 3% एंड 2020 में अराउंड 33%। दैट मीन्स इतना पेंडेंसी होने के बावजूद भी जो कन्विक्शन रेट है दैट इज क्वाइट लो एंड दैट इज शोइंग द हार्श रियलिटी ऑफ दिस प्रोविजन एंड दैट इज वाई दिस प्रोविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। With that clarity in mind, now let's move to our next aspect that is regarding the मनरेगा scheme. यहां पर बात करते हैं मनरेगा स्कीम के ऊपर। सो व्हाट इज दिस मनरेगा स्कीम? मनरेगा स्कीम इज एन एब्रिविएशन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम। सो ये क्या है स्कीम? एक स्कीम है जो कि है लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन द वर्ल्ड। सो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें so they are having the major objective of providing 100 days of guaranteed wage employment to the rural unskilled labor. So that is the major objective. जब आप वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हो देन यू आर इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जब इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो सो यू आर डिक्रीजिंग द माइग्रेशन ऑफ द लेबर्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, क्योंकि उनके रूरल एरियाज में ही उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सो दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनरेगा स्कीम। अब देखते हैं क्या है सिग्निफिकेंस। फर्स्ट, इट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ guaranteed wage employment, so it is providing employment। और अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक के माने so 1 in every 6 Indian families is employed because of this मनरेगा scheme, and this मनरेगा scheme is the biggest single public work program in the world. That is the extent of this program. Second significance is it is providing financial inclusion, क्योंकि हम लोग डिफरेंट पर्सनैलिटीज को रूरल एरियाज में जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, ट्रीड और जेंडर, हम लोग वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ 100 डेज। और इसकी वजह से वी आर प्रमोटिंग व्हाट? वी आर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पर हम लोग वुमेन्स को भी एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बात करें परसेंटेज के हिसाब से बात करें द परसेंटेज ऑफ हावर्स पुट इन वुमेन, सो वो जो है ओवर द इयर्स इट हैज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज। जो मिनिमम नंबर है, मिनिमम परसेंटेज वाज 33%, बट एक्चुअल डाटा जो है इट शोज ऑफ अराउंड 57%। दैट मीन्स वुमेन जो है प्रोएक्टिवली उन्होंने एंगेज किया है एंड दैट इज इंक्रीजिंग द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। Another significance is that it is empowering the marginalized section, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कास्ट नहीं देखते हैं, क्रीड नहीं देखते हैं, रेस नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग हर एक सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट इज एम्पावरिंग द marginalized section also. At the same time it is having a rural transformation provide कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये माइग्रेशन रोक रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल एरियाज। विद दैट अब देखते हैं क्या क्या इश्यूज हैं मनरेगा के पास। सो द फर्स्ट बिगेस्ट इशू विद मनरेगा इज द डिले इन द वेजेस। ओवर द इयर्स जो वेजेस हैं, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो वेजेस हैं, वो जो वेजेस हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाते, उसमें काफी सारे डिलेज है। दैट इज द बिगेस्ट इशू। सेकेंड इशू इज द लो वेज रेट। जो वेज रेट्स हैं जो आपको स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ये जो वेज रेट है काफी सारे स्टेट्स में जो मिनिमम वेजेस है उससे कम होता है वेजेस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मनरेगा स्कीम। और क्योंकि वेजेस काफी कम प्रोवाइड करते हैं इसलिए लोग जो है वो मनरेगा की स्कीम को लेते नहीं है, उसे इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। जब इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं तो जो लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो मिडिल पर्सन है, दे टेक कंट्रोल एंड दैट इज गोइंग अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा स्कीम। Another issue of this मनरेगा is the funding। अगर फंडिंग की बात करें सो अराउंड जो फंड हम लोग एलोकेट करते हैं मनरेगा स्कीम में, सो वहां पर 80% ऑफ द फंड सिर्फ और सिर्फ पहले के 6 महीने में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स बाकी के टाइम उनके पास फंड नहीं रहता है, और क्योंकि फंड नहीं रहता है द वेजेस रेट इज वेरी लो, एट द सेम टाइम वहां पर डिले होता है वेजेस का। Another issue with this funding scheme as well as the मनरेगा is the कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम लोग नहीं बना रहे, और अगर हम लोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में सिमिलर नंबर ऑफ अमाउंट लगाते तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होते वो फार बेटर होते इन कंपेरिजन टू व्हाट वी आर हैविंग टुडे। सो दैट इज द अनदर इशू। लास्ट इशू हियर इज रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन। क्योंकि मनरेगा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मनरेगा प्रोवाइड कर रहा है योर अपॉर्चुनिटीज। जो रूरल वेजेस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज क्वाइट लो। और क्योंकि रूरल वेजेस बढ़ रहे हैं और प्रोडक्टिविटी इज स्टिल लो, इसके कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है इट इज हिटिंग द
पुअर द हार्डेस्ट. सो दैट इज द इशू विथ मनरेगा स्कीम. अब देखते हैं ओवर द ईयर्स क्या क्या रिकमेंडेशंस हुए. सो ओवर द ईयर्स बिकॉज दिस मनरेगा इज द बिगेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसीलिए ओवर द ईयर्स वेरियस रिकमेंडिंग बॉडीज ने वेरियस रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए. द फर्स्ट रिकमेंडेशन इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क. मनरेगा स्कीम में जब मैंडेटेड डेट ऑफ वर्क इज 100 डेज, 100 दिनों के जो वर्क्स हैं गारंटीड वर्क इज समथिंग जो कि मनरेगा स्कीम में है. पर यहां पर रिकमेंडिंग बॉडीज ये कहते हैं कि 50 और दिन 50 मोर डेज के जो एस्पेक्ट हैं वो डिस्क्रिप्शन में रखें, वो स्टेट के पास हम लोग फ्रीडम प्रोवाइड करें कि स्टेट अगर चाहे तो 100 दिनों के साथ साथ 50 और दिन भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे. दैट इज द फर्स्ट रिकमेंडेशन. सेकेंड रिकमेंडेशन इज द रिविजन ऑफ द परमिसिबल वर्क्स. क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट्स में जो है रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं. हो सकता है कि किसी स्टेट में ज़्यादा वाटर के इश्यूज़ हों तो वहाँ पर कैनाल्स के वर्क्स होने चाहिए, या डिसर्टिफिकेशन के इश्यूज़ हो तो वहाँ पर प्लांटिंग ऑफ ट्रीज होने चाहिए. तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क्स हैं वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, और इसीलिए ये जो वर्क्स हैं कि हम लोग स्टेट के ऊपर डिसाइड करने छोड़ दें कि वो क्या डिसाइड करते हैं, उनको क्या डिसीजन चाहिए, उनको क्या क्या वर्क्स चाहिए. सो दैट डिसेंट्रलाइजेशन इज समथिंग दैट इज रिकमेंडिंग इन द सेकेंड व्यू. थर्ड इज द यूनिफॉर्म वेज रेट. अगर हम लोग वेज रेट्स की बात करें, काफी सारे स्टेट्स में जो वेज रेट है दैट इज लोअर देन द मिनिमम वेज रेट इन द स्टेट. और अगर हम लोग वेरिएशन की बात करें तो कुछ स्टेट्स में अराउंड 193 रुपीज है, या कि कुछ स्टेट्स में अराउंड 318 रुपया भी है. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द वेज रेट. और यूनिफॉर्मिटी नहीं होने के कारण माइग्रेशन स्टिल होता है, देयर इज नो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, और इसीलिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेज रेट इज रिक्वायर्ड. Another recommendation is to increase in the wages commensurate with inflation. क्योंकि inflation over the years हो रहे हैं और inflation के वजह से इनकी जो purchasing power है that is decreasing. तो जो wages हैं, wages में हमको inflation को भी include करना है, inflation के हिसाब से हमें wages को बढ़ाना है. That is the another important recommendation. Next recommendation is to have दी पेमेंट ऑफ वेजेस. क्योंकि जो पेमेंट ऑफ वेजेस है वहां पर काफी सारे डिलेज देखे जा रहे हैं, और डिलेज जो देखे जा रहे हैं वो इस कारण हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल उनके पास आधार कार्ड नहीं होने के कारण, या उनके जो बैंक अकाउंट्स है वो क्लोज होने के कारण, या ब्लॉक्ड होने के कारण. ये जो कॉन्सिक्वेंट रीजंस है, इस रीजंस के कारण उनकी जो पेमेंट है वेजेस में वहां पर डिले होते हैं. और क्योंकि यहाँ पर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ पर्संस काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं और उनके पास काफ़ी नॉलेज नहीं होता. सो ये जैसे क्लीशे रीजंस को साइड करके अगर हम लोग वेजेस ना प्रोवाइड करें, सो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा. दैट इज अनदर रिकमेंडेशन. नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज रिगार्डिंग द डिले इन द कंपनसेशन. यहाँ पर ये एक्ट में ये मेंशन है कि अगर हम लोग डिले होता है पेमेंट ऑफ वेजेस जो कि मनरेगा के अंडर मेंशन है, देन हमें कंपनसेशन प्रोवाइड करना है ऑफ अराउंड 0.05% ऑफ द रेट ऑफ अनपेड वेजेस पर डे. इस रेट के हिसाब से हमें जो कंपनसेशन है वो प्रोवाइड करना है. पर क्योंकि वेजेस भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंपनसेशन है उसमें भी डिले हो रहा है. इसके साथ साथ देयर इज अ डिले रिगार्डिंग दी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. क्योंकि यहां पर हम लोग गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ 100 डेज. सो अगर अनएम्प्लॉयड होते हैं देन देयर इज एस्पेक्ट ऑफ अलाउंसेस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ऑफ अराउंड 15 डेज. तो जैसे कि हम लोग वेजेस में बात करें, वेजेस भी डिले हो रहे हैं, उनके जो कंपनसेशन है वो भी डिले हो रहे हैं, एट द सेम टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है वो भी डिले हो रहे हैं. सो दिस डिले इज द मेजर इशू और उसे हमें हटाना है. दैट इज रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस बॉडीज. अदर रिकमेंडेशन इज विथ रेस्पेक्ट टू दी सोशल ऑडिट्स. इन जैसे जो डिलेज हैं, इन जैसे जो इनफेक्टिव मेजर्स उसे हटाने के लिए वी हैव द प्रोविजन ऑफ सोशल ऑडिट्स, जहां पर ग्राम सभा जो है वो प्रोएक्टिवली कंडक्ट करवाते हैं सोशल ऑडिट्स. पर जो ग्राम सभा जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं दैट इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल, और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में ग्राम सभा भी इज नॉट प्रोएक्टिवली एंगेजिंग, और इसीलिए सोशल ऑडिट्स के जो एस्पेक्ट हैं, जो मिशन है, दैट इज नॉट बीइंग अकम्प्लिश्ड. The last recommendation is regards to the appointment of the ombudsperson. क्योंकि इन जैसे इश्यूज को हटाने के लिए, स्ट्रिप ऑफ करने के लिए we need to have accountability, और उसके लिए we are having the personality known as ombudsperson. पर जो ombudsperson है उन्हें भी हम लोग अपॉइंट नहीं कर रहे हैं. अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 715 पॉसिबल अपॉइंटमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ 263 ombudsmen को अपॉइंट किया गया. दैट मीन्स अपॉइंटमेंट्स भी हम लोग कम कर रहे हैं, और इस वजह से ही ओवर द ईयर्स इसके जो वर्क हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं. तो दीज आर दी मेजर recommendations. With that clarity in mind, now let's move to our next aspect, that is on the 2 days conference of the
इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर जो 2 days इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इट इज हैविंग द प्लेयर्स ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। यहाँ पर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज जो हैं वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं और वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। एंड द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वी आर डिस्कस इन आवर यस्टरडेज वीडियो दैट इज ऑफ 31st October. So please refer to the video so that you have a basic understanding of this conference. With that, now let's move to our next article that is on the genetically modified mustard. अब यहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और इसीलिए वी आर डिस्कस दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स इन आवर 27th October वीडियो इटसेल्फ, जहाँ पर बेसिक से हमने स्टार्ट किया था कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता क्या है, किस किस तरीके से आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन ला सकते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का क्या मतलब होता है, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 27th October वीडियो. सो प्लीज रेफर टू दैट सो दैट यू हैव एन क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. With that, let's move to our next aspect that is on the digital rupee. अब यहाँ पर जो डिजिटल रुपये के जो एस्पेक्ट्स हैं, इट इज़ क्वाइट ऑफन कमिंग इन द न्यूज़पेपर्स और इसीलिए वी हैव ऑलरेडी कवर दिस टॉपिक इन आवर 8 October वीडियो, जहाँ पर डिजिटल रुपये होता क्या है, कैसे वो फिएट करेंसी से अलग हैं, डिजिटल रुपये में कौन से तरीके के रुपीज़ हो सकते हैं, कौन से तरीके के डिजिटल करेंसीज हो सकते हैं, हाउ इज द डिजिटल करेंसी रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑल दिस थिंग्स वी आर डिस्कस in our 8 October video itself. So please refer to the video so that you have a good clarity of this topic. With that, let's move to our next aspect that is on the quiz of the day. The first question is regarding the carbon fertilization, where the second question is regarding the consequences of heavy sand mining in the riverbeds. Again, both these questions are previous year questions. So इन questions को attempt करें और इन questions के जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, as well as जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, that also in the form of PDF you would get a link in video's description. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. Be working hard for you guys, but at the same time work hard, study hard, but most importantly stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.